चलो शुरू करें। बाबू यूनिट 4 है, कितने मार्क्स का है? इसका लेक्चर 8 करने वाले। लेक्चर तैयार हो? चलो देखो बाबू, हम लोग का हेडिंग है किसी एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती। सुनो बाबू, ये जो एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ है, कौन है? ये क्या है पता है? जरा ध्यान से देखो। एल का मतलब है बाबू प्रेरक कुंडली, एल का मतलब, सी का मतलब है संधारित्र, और आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध। ये तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, किस में? तो क्या इसको बोल सकते हैं एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ? बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? चलो देखो बाबू, ये है क्या है? एक प्रतिरोध है, क्या है? ये क्या है? प्रेरक कुंडली, और ये क्या है? एक संधारित्र। ये आर एल सी। अब किसी को भी आगे पीछे बना सकते हो, उससे कोई फर्क। आप इसको पहले बना लो, फिर इसको बना लो, उससे टेंशन नहीं, क्योंकि श्रेणी में इधर उधर जोड़ो, किधर जोड़ो, है तो श्रेणी में। तब बाबा ये आर एल सी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ। क्या कहते हैं? ये एल सी आर तीनों चीजें श्रेणी क्रम में जोड़ा। इसको जोड़ दिए एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से। किससे? दिख रहा? प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिए हैं, जिसका विद्युत वाहक बल ई है। कितना है? और ई बराबर जानते हो, ई नॉट साइन ओमेगा। होता है कि नहीं होता है? ई नॉट साइन ओमेगा। कोई टेंशन? ठीक है। अब जरा समझना, करंट इसमें चलेगा। मान लो कितना चल रहा? अच्छा बताओ, तीनों श्रेणी में या समांतर में? श्रेणी में है। किस में? और श्रेणी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होती है। बोलो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े? बोले, इसमें करंट अगर आई चलेगा तो इसमें भी, इसमें भी। बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन बाबू वोल्टेज जो है, इसका वोल्टेज अगर मान लो वी आर, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, बोलो ये सेम रहेगा या अलग अलग? अलग रहेगा। इसलिए क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग रहता है, याद है ना? तो इसके सिरों के मत वोल्टेज कितना मान लिए? वी आर, इसका वी एल और इसका वी सी। बोल, यहाँ तक किसी को तकलीफ? जरा सा भी? अब जरा ध्यान से देखो, याद करो, हम कला चित्र पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? याद है? अगर कला चित्र अगर याद हो तो हम सिखाए थे प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? हम सिखाए थे कुछ इस तरह, अगर इधर वोल्टेज होगा वी आर तो इधर होगा करंट। याद करो, यानी जिधर करंट होगा उधर वोल्टेज होगा। याद करो, प्रेरक कुंडली के लिए कुछ इस तरह था, इधर था वोल्टेज वी एल तो करंट इससे पीछे था, 90 डिग्री पीछे था। फिर संधारित्र के लिए जब पढ़ाए थे तो हम बोले थे अगर ये वी सी है तो करंट इससे आगे होगा, 90 डिग्री आगे होगा। बोलो, बोले थे कि नहीं? याद है? पिछले क्लास कहीं बात है। सच बताना, ये आर है, ये एल है, ये तीनों में करंट सेम है कि नहीं? देख रहे हो ना, करंट तीनों में आई इधर से चल रहा है। तो बोलो वो इसके लिए करंट किधर? इधर। कितना? आई। बोले इसके लिए भी और इसके लिए भी, तीनों में करंट तो सेम इधर से इधर चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, प्रतिरोध में जिधर करंट चलता है उधर वोल्टेज रहता है। बोलो, करंट इसमें इधर चल रहा तो बोलो इसका वोल्टेज वी आर किधर होगा? उधर होगा। तो हम बोल सकते हैं इसका वोल्टेज इधर हुआ वी आर। बोलना रही? अब जरा इसको देखो ध्यान से, बोलो किधर करंट चल रहा है? देखो, प्रेरक कुंडली में बोले थे जिधर करंट रहेगा उससे 90 डिग्री आगे रहेगा वोल्टेज। फिर देखो ना, वोल्टेज इधर है, करंट इधर है। इसको अगर ऐसे करके देखें तो करंट अगर इधर तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे। तो बोलो बाबू, करंट इधर है तो वोल्टेज इसका 90 डिग्री आगे कुछ इधर होगा, वी एल। बोलो बोलो। और बोलो इसके लिए करंट से पीछे होगा वोल्टेज, करंट से, करंट इधर है तो 90 डिग्री पीछे होगा वोल्टेज। तो करंट अगर इधर कर दे तो वोल्टेज नीचे हो जाएगा। तो बोलो, करंट इधर है तो वोल्टेज इधर होगा, नीचे। क्या नाम दिए? वी सी। बोल, यहाँ तक कोई तकलीफ? क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर हुआ कि प्रतिरोध में जिधर करंट चल रहा है उधर वोल्टेज, इसमें जिधर करंट चल रहा है उससे 90 डिग्री आगे वोल्टेज, करंट जिधर चल रहा है उससे 90 डिग्री पीछे वोल्टेज। तो पिछले दिन जो आपको कला चित्र पढ़ाए थे खाली आज के लिए ही, ताकि यहाँ आपको लिखा समझा सके। क्लियर है? अब इसका कोई यूज? अब देखो हम लोग क्या क्या माने हैं उसको भी देख लेते हैं। माना कि एक प्रतिरोध R, एक प्रेरक कुंडली L तथा एक संधारित्र C को श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से दिख रहा है, जिसका विद्युत वाहक बल, बस जो जो बना है उसी लिखे।
अब देखो बहुत ही आसानी से प्रूव होगा। हमको यहाँ करंट का मान निकालना, आई का मान निकालना, किसका? तो समझना वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम तीनों का वोल्टेज निकालेंगे। तीनों क्या निकालेंगे? चलो देखो, अब प्रतिरोध किसका? प्रतिरोध के सिरों के मध्य, प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता। प्रतिरोध के सिरों के मध्य, बोलो जी, प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता क्या माने? वी आर माने, लिख देंगे वी आर बराबर, बोलो वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर। याद करो ओम का नियम। तो इसका वोल्टेज निकालना क्या करेंगे? आई इंटू, तो बोलो आई इंटू समीकरण। प्रेरक कुंडली, कौन कुंडली? प्रेरक कुंडली के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य क्या? वोल्टता। कौन कुंडली? प्रेरक कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टता। बोलो प्रेरक कुंडली ये ना, इसके सिरों के मध्य वोल्टता क्या माने? तो बोलो वी एल बराबर क्या होगा? बहुत बच्चा सोचता आई इंटू आर हुआ तो आई इंटू एल होगा। याद करो पिछले दिन सिखाए थे, क्या सिखाया था? इधर देखो, याद करो, आर जो प्रतिरोध होता है उसके जगह होता है प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल। याद है? इसका भी मात्रक ओम था। तो जैसे यहाँ क्या किए, करंट गुना प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी धारा का विरोध करने वाला। उसी तरह इसका वोल्टेज निकालेंगे तो करंट तो सेम चल रहा है इंटू विरोध करने वाला। तो विरोध करने वाला कौन है? एल है या एक्सएल? इसीलिए लिखेंगे एक्सएल। समझ में आया? नहीं समझे? याद रखिए आई इंटू, और उसके बाद क्या? संधारित्र। कौन? संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता। बोलो संधारित्र के क्या क्या होगा? आई इंटू एक्स सी। समीकरण यहाँ तक समझ में आया? बोलो यहाँ तक तो कुछ दुख ही नहीं था, अब थोड़ा सा दुख देंगे। अब जो है जो समझा रहे हैं वही तो थोड़ा मेन चीज है। बाबू ये तीनों का ये कला चित्र है, ये आर का, ये एल का, ये सी का, तीनों का कला चित्र को हम अध्यारोपित करेंगे। क्या करेंगे? अध्यारोपित यानी तीनों को मिला देंगे। तीनों को क्या करेंगे? चलो देखो, अब क्या? अब एल तथा आर के कला चित्र, कौन चित्र को अध्यारोपित करने पर, बाबू हम क्या करेंगे? भाषा जो रहेगा साइंस का वही नहीं यूज करना होगा। हाँ, अध्यारोपित करने पर, क्या करने पर? यानी तीनों को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, चढ़ा देंगे। अच्छा सच बता रहा, तीनों में करंट सेम है या नहीं? इसमें तीनों श्रेणी में, तीनों में तो करंट आई चल रहा है। तीनों में करंट बोला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कितना करंट चल रहा है? चलो देखो, अगला पेज में बना दें। हाँ छोटा होगा यहाँ, चलो यहाँ समझते हैं। उससे क्या मतलब? चलो अध्यारोपित करना, जरा ध्यान से समझना। तीनों में करंट तो इधर चल रहा है, और कितना चल रहा है? चल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। करंट तो इधर हो गया, कितना हो गया? अब जरा बताओ वी आर किधर बनाएंगे? जिधर करंट है उधर बना दो। करंट इधर है तो इधर बन गया, कौन हो गया? अब चलो करंट इधर है तो वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर, यही ना? तो बोलो वो करंट तो ये है, तो बोलो वी एल क्या इधर हम बनाए? ये क्या हो गया? दिख रहा 90 डिग्री आ गया। और बोलो करंट ये जो वी सी है वो नीचे है 90 डिग्री, तो बोलो करंट इधर है तो मेरे ख्याल से वी सी ये होगा। बोलो होगा कि नहीं? कन्फर्म? अच्छा एक तो चीज़ याद करो, आपको जरूर पता होगा कि कभी भी कोई दो वेक्टर मान लो इधर है ए वेक्टर और इधर है
तो अगर वो 180 डिग्री पर है तो घट जाता है, a माइनस बी होता है। पता है कि नहीं? ये तो पता ही। अब हम कुछ पूछेंगे, जरा जवाब देगा। मान लो इधर एक लड़का 10 न्यूटन बल से खींच रहा है और इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है, हम किधर जाएंगे? बड़की की तरफ जाएंगे कि नहीं? तो उसी तरह बोला बाबू, एक ऊपर है VL, एक नीचे है VL बड़ा है, VL तो ये दोनों 180 है कि नहीं? और 180% घटता है, यानी आंसर तो समझ में आ गया कि दोनों घटाना होगा। लेकिन बताओ इसका परिमाणी निकलेगा किधर? परिणामी किधर निकलेगा? ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। बहुत सारा किताब में VC को बड़ा मानेगा तो नीचे निकलेगा। आपका मन किसी को बड़ा मान सकता है। हाँ, VR तो बेचारा अलग क्षेत्र। क्यों? मान लो ये 10 है, ये 10 है तो 0 होगा। अरे 90 एंगल है रे, 180 एंगल है। वैल्यू इसका वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट और इसका 5 वोल्ट है, तो नहीं दिया तो है बाबू, नहीं दिया तो क्या बराबर होगा? जब बराबर होगा तब कर देना। VC को हम बड़ा मान सकते हैं। हाँ, हम तो बोले अभी तुरंत कि बहुत सारे किताब में VC बड़ा मानेगा तो नीचे बचेगा। अपना मन है, क्योंकि यहाँ तो दिया नहीं है तो हम किसी को बड़ा मान लेते हैं। जब दोनों बराबर होगा तो बराबर रख देना। और कुछ हमको पहले फॉर्मूला निकालना था, जब क्वेश्चन बोलेगा बराबर बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? बोलो, ऊपर बड़ा VL, नीचे क्या बचेगा? VL माइनस किधर बचेगा? ऊपर बड़ा तो ऊपर बचेगा। तो देखो ये बच गया हमारा VL माइनस, बोलो बचा कि नहीं बचा? VL में VC घटा दिए, इतना घट गया, इतना बच गया। क्लियर है? अब इधर तो VR है ही, बोलना रही, और करंट भी इधर है। समझ में आया? अब और चीज समझना ध्यान से, याद करो हम वेक्टर में पढ़ाए थे कि मान लो ये A वेक्टर है। कौन वेक्टर? ये B वेक्टर है। अगर हम इस B वेक्टर के जैसा हम इधर खींच दें B वेक्टर, A वेक्टर है, इधर खींच दिए A वेक्टर, ये एक समचतुर्भुज बन गया। इसका जो विकर्ण होता है यही होता है परिणामी सदिश, यानी इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर होगा। तो सोचो, इसको जोड़े तो इतना आ गया, अब इसको और इसको जोड़ना, तो हम क्या ऐसा करें? VL माइनस VC है तो इधरों ले लेंगे VL माइनस VC। बोलना रही, ले लिए VL माइनस, बोलो ये VR है, इधर ले लिए क्या? तो बोलो इसका परिणामी किधर निकलेगा? क्या ये इसका परिणामी कहलाएगा? बोलो कहलाएगा। किसका परिणामी निकला? इसका और इसका। एक्चुअल में इसका और इसका नहीं, इसका तीनों मिला के। बोलो क्यों? पहले ये दोनों को सॉल्व किए, इस दोनों को निकाले तो इतना निकला। अब इसको निकाले, इसको तब ये निकला कि नहीं? हाँ बाबू, दुए ठो। ठीक, अब जरा समझना ध्यान से। आप लोग जब पढ़े थे कौन DC सर्किट यूनिट 2, उस समय हम आपको ऐसा फिगर बनाते थे, याद करो, जैसे 3 ठो प्रतिरोध है, R1 R2 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इसका वोल्टेज V1 है, इसका V2 है, इसका। जब इसको एक बैटरी जोड़ते थे जिसका वोल्टेज था V, तो हम बोलते थे V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ने के बाद V निकलेगा। बोलो निकलेगा कि नहीं? उसी तरह बोलो VR VL VC तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? E निकलेगा। तीनों का परिणामी किसके बराबर होगा? तो बोलो बाबू, ये जो है परिणामी है इस सब का, तो क्या हम इसको E नाम दे सकते हैं? बोलना रे, कन्फर्म? अच्छा सच बताना, ये विद्युत वाहक बल और ये तो धारा है यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो इसके बीच कौन बन रहा है? तो यहाँ कौन बनता है? फाई। क्या मान ले लिए? फाई कुछ भी दे सकता है, थीटा मान लो, फाई मान लो, अल्फा मान लो, कुछ हम फाई मान ली। क्या मान लिए? तो फाई क्या हो गया? कालांतर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये करंट है, वोल्टेज और करंट के बीच जो कौन बनता है उसको कहते हैं कालांतर। तो ये कालांतर कितना हो गया? फाई। कोई टेंशन? बाबू नाम दे दो इसका A B C D। बोल, कोई टेंशन? जरा सा भी। अब जरा ध्यान से देखना, जिसको हम देखने बोलेंगे, एक त्रिभुज तुमको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? त्रिभुज दिख रहा होगा ACD। देखो जरा सा, त्रिभुज कौन? त्रिभुज कौन? जसीडी नहीं रे, ACD। त्रिभुज कौन? ACD, जसीडी नहीं। तो सच बताना, क्या ACD समकोण त्रिभुज है?
और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं, कन्फर्म लगाते हैं। अब त्रिभुज एसीडी में पाइथागोरस पमरे से, यही ना, पाइथागोरस पमरे से क्या पढ़ा था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या ये कर्ण है? बोलो क्या लिखे? एसी स्क्वायर बराबर एडी प्लस, सही है, कन्फर्म। वैल्यू रखो एसी, एसी कितना? ए स्क्वायर। बोलो एडी, सुनो, आई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, हमको यहाँ से यहाँ चाहिए, पूरा चाहिए थी, वो वी आर है नहीं, आई प्लस वी आर नहीं है। भगवान देखो, ये तो यहाँ से यहाँ आई था और यहाँ से यहाँ वी आर है। हमको करंट अब नहीं सोचना, करंट खाली इसलिए बना ताकि कालांतर समझा सके। करंट अब भूल जाओ, सिर्फ क्या वी आर है। बोलो एडी का वैल्यू, बोलो इसके जगह वी एल माइनस, सही है। अच्छा बोलो स्क्वायर हटा दे तो रूट अंडर सही है। इक्वेशन 4, इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखना, समीकरण 1 2 3 देखो, वी आर वी एल वी सी तीनों का मान पता है? बोलो है, यहाँ रख दें। समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 का मान रखने पर रखते हैं। बोलो समीकरण 4 में समीकरण 1 2 तथा 3 का मान रखने पर 1 2 3 का मान, बोलो ई बराबर रूट अंडर, बोलो वी आर है, वी आर का वैल्यू देख लो, वी एल का, वी सी का, हाँ डायरेक्ट रखेंगे, बार बार पलटेंगे नहीं। इसकी जगह होल स्क्वायर, बोलो इसके जगह, इसके जगह, सही है। अगर थोड़ा बहुत भी समझदार हो तो इतना जरूर पता चल रहा होगा, आई सब में है, कॉमन होगा, स्क्वायर में तो आई स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर, तो बोलो क्या हो जाएगा? आई रूट अंडर सही है, कोई तकलीफ? तो आई बराबर कितना निकलेगा बाबू? आई बराबर कौन? आई बराबर देखो, इधर देखो, आई बराबर इसको इधर नीचे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? ई बटे अंडर रूट जितना है उतना बिल्कुल सही। मस्त लड़का जो बोला है, अच्छा वही है। ओ हमको लगा कौन है? आई रूट बटे जितना है उतना ठीक हो गया। परंतु क्या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, इसको मान लेते हैं जेड। क्यों? सुनो बताते हैं, चलो समझाते हैं। बोलो आर क्या है? प्रतिरोध। काम क्या है? धारा का विरोध करना। एक्सेल क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात। लेकिन काम क्या है? धारा का विरोध करना। एक्सी क्या है? धारितीय प्रतिघात। काम क्या है? यानी सब जो भी है सब विरोध करने वाली है, यानी एक तरह से विरोध करता है विद्युत धारा का, यानी विद्युत धारा को बाधा पहुंचाता है कि नहीं? तो ये सब को मिला करके जो प्रतिबाधा, मतलब सबका मिला के जो विरोध हुआ उसको क्या मान लिया? जेड। क्या मान लिए? और इसको बोलते हैं वो प्रतिबाधा। हाँ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सब किताब में जेड माना तो हम भी जेड मानेंगे। क्या जेड क्या कहलाता है? यानी एक तरह का बाधा पहुंचाने वाला है। इसीलिए बोला वो आई बराबर ई बटे, बस हो गया दोनों विद्युत धारा का मान। बोल मुश्किल लगा? एक को जरा सा मुश्किल लगा? आसान लगा कि नहीं? लेकिन बाबू थोड़ा सा समझो,
खाली इतने नहीं चलेगा, हमको कालांतर भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अच्छा यही था, बोलो बाबू। जेड के जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन देखो सब किताब में संकेत दे दिया गया प्रतिबाधा का क्या, जेड, इसीलिए हम जेड। अरे कुछ इस पूरे को इतना बड़ा बार बार क्या लिखेगा, इसको पूरे को क्या मान लिए, और उसका नाम है प्रतिबाधा। जैसे तुम लोग नहीं मैथ में करता है, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको टी मान लिए, जेड मान लिए, कुछ मानते हो, वैसे ही मान लिए। वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, फिर सुनो, सब किताब में जेड लिया है तो हम क्यों दूसरा ले। क्लियर है? अब देखो दिशा निकालना, क्या निकालना, दिशा मतलब ये फाई का मान, ठीक है, जिसको कालांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक काम करें, त्रिभुज एसीडी लें, असर एसीडी लें, तो बोलो आप त्रिभुज एसी, बोलो इस त्रिभुज से अगर हम टान फाई लें, कौन फाई, पी बटे बी होगा, इसके सामने बोला ये पी ये बी, तो डायरेक्ट रखो, क्या वैल्यू रखेंगे, नहीं समझा? उस तरह चाहो तो लिख सकता था सी डी बटे ए डी, लेकिन पार जाएगा। बोलो टान फाई भी एल है, भी एल बराबर होता है इंटू एक्सएल, और इसके आई इंटू बटे इसके जगह आई इंटू आर, टान फाई बराबर आई ले ले, एक्सएल माइनस आई आई आई। हमको टान फाई नहीं, खाली फाई चाहिए। क्या चाहिए? बराबर इसको उधर ले जाएं, टान इनवर्स बोलो, मुश्किल लगा? इसी के साथ ये हो गया एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ खत्म, बुझ गया? और सुन लो बाबू, क्लियर है? 5 नंबर। 10 ही क्यों लिए, दूसरा भी ले सकते थे, एकदम ले सकते थे। चलो साइन लेते, क्या लेते, P बटे H होता, फिर E का मान निकालना पड़ता, मुश्किल होता है कि नहीं? यहाँ देखो फटाफट रखेंगे, आंसर आ जाएगा, बुझे? चलो अब कौन है, कौन है बाबू? समझो प्रतिबाधा क्या है। अभी हम तुरंत सीखे थे कि जो इसको था, इसको क्या माने थे, तो जरा ध्यान से देखो, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ है, इसमें कितना तत्व है? 3 तत्व है, एक है प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र। ये तीनों मिला करके जो प्रत्यावर्ती धारा का विरोध किया, तो बोल सकते हैं उसी गुण को हम कहे थे प्रतिबाधा। तो क्या हम इसका डेफिनेशन ऐसा बना सकते हैं, किसी परिपथ में संयोजित किसी तत्वों का वह गुण, तत्वों का जो उसमें प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करती है, उस गुण को प्रतिबाधा कहते हैं। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? देखो, किसी परिपथ में संयोजित तत्वों का जो उसमें प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करती है, इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। कोई तकलीफ? 1 नंबर निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ की प्रतिबाधा, किसकी? श्रेणी क्रम परिपथ की प्रतिबाधा। ध्यान से देखो, यानी ये वाली, क्या यही एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ है? बोला है या नहीं है? कन्फर्म ना? एसी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है बाबू? इसका हमको प्रतिबाधा निकालना है। क्या निकालना? प्रतिबाधा यानी जेड। और अभी हम तुरंत इसका निकाल चुके हैं, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ का। क्या फिर से निकाल के दिखाएं क्या? ठीक, तो बोला जेड बराबर हाँ, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बोलो क्यों? अरे ये भी तो वही है, विरोध करने वाला, और विरोध जो करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। ओम, बुझ गया? क्लियर है? तो याद रखना, अगर एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ का प्रतिबाधा पूछे तो इतना। लेकिन सुनो, कभी कभी क्या करेगा, आपको तीनों चीज नहीं देगा, बोलेगा खाली आर है और एल है, सी है ही नहीं।
सी, तो इसका प्रतिबाधा क्या होगा? कुछ नहीं, बस इसको खाली हटा दो, पड़ जाएगा ना। चलो देखो, RL श्रेणी क्रम परिपथ की, याद रखना RL बोले या LR बोले बात बराबर। जैसे तुम लोग को हम LCR लिखवाए थे, LCR के जगह अगर RCL दे दे, CLR दे दे तो भी बात सेम है, इससे घबराना नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि बाबू हम RL दिए एग्जाम में, LR पूछ दिया। अरे फुल फॉर्म क्या? R मतलब प्रतिरोध, L मतलब प्रेरक कुंडली, दोनों श्रेणी क्रम, बुझ गया। तो RL श्रेणी क्रम परिपथ की, तो बोला RL यानी कुछ ऐसा होगा, ये R है, ये सोचो ये R है, ये इसको जोड़ दिए किससे? AC से, इसका प्रतिबाधा निकालना। क्या निकालना? तो बोलो Z बराबर पढ़े हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। बोलो C है? बोलो C है ही नहीं, तो बोलो ये नहीं रहेगा, सिर्फ क्या होगा? हाँ, XL का होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। चूंकि XL बराबर पढ़े थे L ओमेगा, इसीलिए Z बराबर बोलो रूट अंडर L ओमेगा का, तो Z बराबर रूट अंडर, आ रहा समझ में? मात्रक का अगर बात करें क्या, अरे प्रतिबाधा जब आ जाए तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ गया? क्लियर है? तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में आया था, ये वाला एग्जाम में आया था, क्वेश्चन था RL श्रेणी क्रम परिपथ की प्रतिबाधा होगी इतना होगी, पावर भी जुड़ जाता था। हाँ उसमें XL स्क्वायर दिया, इसमें नहीं था बाबू, ये है तो ये खाली हटा, XL का स्क्वायर तो बच ले, नहीं समझा? तो वही तो है। क्लियर हुआ? बोलो कौन है? समझ गया होगा? RC समझा कि नहीं? देखो ना, बुझ गया? समझ गया होगा? खुद से लिख पाएगा? रूट अंडर अरे माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, इतने रहेगा। चूंकि XC कौन, XC बोलना, कुछ और नहीं बोलना। XC कौन, बोलो 1/Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर, बोले इसके जगह Z बराबर प्लस 1/6 स्क्वायर ओमेगा। ये इस तरह का होड़ार कौन भुग रहा रे? कौन है? LC है। कौन है? यहाँ R नहीं है, ये L है, सही है। बोलो R है, तो Z बराबर क्या होगा? सोचो, ये R नहीं है, ये हटा दिए, ये दोनों था। सोचो R नहीं है, XL माइनस XC का स्क्वायर का रूट स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा? XL माइनस, तो बाबू खाली बचेगा XL माइनस। आ रहा समझ में? ठीक है, समझ जाएगा न रही? हैंडराइटिंग पर मत जाना। आप भी सर बोले सर। चलो, अब बात कर रहे हैं प्रवेशिता। किसका? समझना ध्यान से। अच्छा बोलो, प्रतिबाधा यानी बाधा पहुंचाना, रोकना। और कोई प्रवेशिता बोलता प्रवेश होइए, मतलब उसका बाधा का उल्टा हुआ कि नहीं? तो समझ गया, प्रतिबाधा का उल्टा यानी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? देखो डेफिनेशन प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, इसे किसके द्वारा सूचित कर, क्योंकि इसका नाम है एडमिटेंस, इसलिए ऐसे करते हैं। और A बराबर जानते हो कितना होगा?
समझ में आया? बुझ गया? SI मात्रक, साइमन, महो या प्रति, आगे बढ़ते हैं। अनुनाद क्या है? क्या बोला बाबू? महो न लिखे महो। अरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो था चाल का, तो उसका मात्रक पढ़ाए थे यूनिट 2 पिछले क्लास पढ़ा था। प्रेरणिक अधिकल्पित प्रवेशिता तो उस समय पिछले क्लास भी पढ़ा है। चलो इधर देखो, अनुनाद किसका बात हो रहा है? सुनो बाबू, अनुनाद क्या होता है? बड़ा सुन के एकदम अजीब लगता है अनुनाद। जैसे आप सुने होंगे रेजोनेंस, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक में। केमिस्ट्री में कौन चैप्टर पढ़ रहा वो नहीं पता। चलो छोड़ो हटा। अच्छा छोड़ो सब मस्त। अरे टीचर ऐसा नहीं, क्या पढ़े पता नहीं चल रहा। छोड़ वो सब छोड़ो, सिंपल सम सिखा रहे। अनुनाद जो है ना, अनुनाद, ये साइंस के भाषा में अनुनाद एक बहुत बढ़िया चीज होता है। आप जानते होंगे एक क्या कहते हैं कोचिंग है था कोटा में, उसका नाम था रेजोनेंस। अभी भी है लेकिन उतना अच्छा से नहीं चलता है, पहले बहुत फेमस था। ठीक है, एक था कोचिंग, उसका नाम था क्या? आखिर जो नाम रखा रेजोनेंस तो कुछ तो कारण से रखा हो। चलो समझाते क्यों रखा। यहाँ अनुनाद का मतलब है कोई भी चीज महत्तम होना। क्या होना? कोई भी चीज अगर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए तो उसको क्या कह सकते हैं? अनुनाद। क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो ये लड़का डेली 3 रोटी खाता है। कितने खाता है? लेकिन भूख तो और है, मतलब और खा सकता है। 3 खाता है, क्यों भाई? इतने में हो जाता है। लेकिन क्या और खा सकता है कि नहीं? मान लो क्या ये सोचे भाई जितना अटे पेट में उतना आटा छोड़ेंगे, खाते खाते 7 ठो खा गया। क्या ठो खा गया? अब जरा सा का भी जगह नहीं है, एक कोर भी खाने की जगह नहीं, क्या अब उससे ज्यादा पहुंच सकता है? सोचो इसके साथ खाने के साथ अनुनाद हो गया। क्या हो गया? समझ में आ रहा? यानी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। समझ में आ रहा? अब उससे अधिक, जैसे मान लो तुम लोग पढ़ते हो, अभी मान लो कोई बच्चा लगो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा इससे पढ़ता है, क्या इतना ही पढ़ सकता है? इमेजिन करो कोई बच्चा सोचे कि पढ़ेंगे, पढ़ते 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 वो एक दिन में 18 घंटा पढ़ लिया। कितना? उससे अधिक पढ़ने चाह रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि खाना बनाना, नहाना है, सोना है, सब कुछ उससे अधिक नहीं हो पा रहा। सोचो उसके साथ क्या हो गया? अनुनाद हो गया। क्या हो गया? तो समझ में आया? ये मान लो ये अकेले 4 ट्रक सामान लेता है, ठीक है, 4 लड़का है इसको पटक देता है, ठीक है, तो 4 ठो आ गया। अब इससे 1 ठो भी ज्यादा आ जाएगा तो नहीं संभाल पाएगा। सोचो उसके साथ क्या हो गया? समझ में आया? क्लियर हुआ? जनरल भाषा में बोले अनुनाद मतलब कोई भी चीज जब सबसे अधिक मान तक पहुंच जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे इसी क्लासरूम में मान लो बैठने का कैपेसिटी है कितना? 250। कितना है? हम ठूस ठूस के मान लो 270 कर दिए, अब उससे 1 ठो भी ज्यादा नहीं उठ सकता है मान लो, तो सोचो क्या हो गया? अनुनाद हो गया। क्या हो गया? क्लियर मतलब समझ में आ गया? लेकिन बाबू हम लोग यहाँ जो मन से अनुनाद नहीं पढ़ेंगे। हम लोग चूंकि इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, यहाँ LCR श्रेणीक्रम परिपथ का अनुनाद पढ़ेंगे। किसका? तो समझना जरा सा बाबू, अभी LCR श्रेणीक्रम परिपथ में धारा निकाले कि नहीं निकाले? बोलो निकाले कि नहीं निकाले? अब सोचो धारा निकाले। क्या निकाले? तो धारा का मान जब महत्तम हो जाए, क्या हो जाए? तो बोल सकते हैं अनुनाद हुआ। लेकिन होगा कब? मेन बात है होगा कब। याद करो प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ाए थे, प्रत्यावर्ती धारा LCR श्रेणीक्रम परिपथ में होगा E/Z। E/, इतना समझ में आ गया कि Z का मान घटेगा तो I का मान बढ़ेगा, Z का मान घटेगा तो, और Z बराबर हम सिखाए थे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही था। सच बताना यहाँ विरोध करने वाला क्या ठो है? 3 ठो है। प्रतिरोध है, प्रेरक कुंडली है, संधारित्र, ये तीनों मिल के विरोध कर रहा है। तीनों तो सोचो अगर विरोध करेगा ज्यादा यानी Z का मान हो जाएगा ज्यादा तो I का मान हो जाएगा कम। बोलो होगा कि नहीं? यानी हमको किसी तरह करके इसका विरोध घटाना होगा। क्या करना होगा? यानी प्रतिबाधा का मान किसी तरह करके क्या करना होगा? घटाना होगा। क्या करना होगा? अब मान लो ये लड़का का जो है 3 ठो वाइफ है,
क्या टो है? अरे मान लो, सिर्फ मानने दो। क्या गो? 4 गो, 4 गो, लेकिन अभी 3 को मन। अब सोचो, रमनी झमनी धमनी, मान लो एक है रमनी, एक है झमनी और एक है धमनी। हाँ? अरे समझना है, समझो। अब रमनी झमनी, अब सोचो हो क्या रहा था। तीनों इसके पीछे एकदम बस क्या कहते हैं, तीनों जो इसको कुछ न कुछ बोलते रहे, नहीं समझा? तो सच बताओ बेचारा खुश रह पाएगा? इसका कभी भी मैक्सिमम पर पहुंच पाएगा खुशी? नहीं। क्यों भाई? 3 तो है और तीनों परेशान करते रहती है, बेचारा कभी खुश नहीं रह पाता है। अब भाई छोड़ तो किसी को नहीं सकता है, नहीं सकता है। अभी चाहता है कि बाबू हमको खुश रह सकें, खुश। अभी क्या किया? दिमाग लगाया साइंस वाला। क्या लगाया? झमनी और धमनी को लड़ा दिया। झमनी और धमनी को, ये दोनों अपने लड़ने में पार। दोनों एक दूसरे के पीछे, सीरियल में देखते हो कैसे साजिश बनता है, वैसे दोनों एक दूसरे के पीछे लगा। अब क्या ये दोनों इसके बारे में सोच पाएगा? अब तो ये दोनों अपने उलझ के पार, बची कौन? अब बोलो एक के ठो बचा है, 3 ठो, लेकिन काम तो अब एक के ठोक ने चल रहा है। बोलना जी, क्लियर है? बोलो अब सच बताओ, अब इसको कुछ सुख मिलेगा कि नहीं? ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होगा, इसका विरोध नहीं होगा, होगा, लेकिन अब तो एक के ठन बची। क्या अब इससे अधिक सुख हो सकता है कभी? इससे अधिक सुख? ये दोनों लड़ा दिया, इसको ले चल गया आईलैक्स, ले गया बिग बाजार, कोई टेंशन? कोई टेंशन? लेकिन है कैठो, लेकिन विरोध कैठो कर रही है, एक कैठो। वो दोनों तो बेचारे अपने में लड़ जड़ के पास। तो ये है तरीका, रहे 3 ठो, लेकिन विरोध नहीं करवाना तीनों से, 1-2 ठो लड़ा दो। दूसरी तरह बोलो एक्सएल एक्स ही है, इमेजिन करो दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। दोनों का वैल्यू, दोनों घट के कितना? 0। तो सिर्फ बचेगा कौन? बचेगा है कैठो, लेकिन विरोध कौन कर रही? सिर्फ आर कर रही है। बोलो जेड का मन अब इससे कम कभी हो सकता है? और सोचो जेड का मन कम हो गया तो आई का मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोलो अनुनाद होगा कि नहीं होगा? तो अनुनाद कब होगा? जब एक्सएल और एक्सी, समझ में आया? क्लियर हुआ? दिमाग में सेट कर लो, जब भी प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का मान समान हो जाती है तो उसमें परिपथ में महत्तम धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? तो बस उसी स्थिति को क्या कहते हैं? अगर इसके जिंदगी का अनुनाद को परिभाषित करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब झमनी और धमनी बराबर पर पहुंच जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देती है, तो उस समय सिर्फ कौन बचती है? तो इसके जिंदगी में महत्तम सुख का अनुभूति होता है ना? तो इसी स्थिति को इसका खुशी का अनुनाद कहते हैं। अच्छा, खुशी कौन आ गई? वो खुशी नहीं, खुशी मतलब खुश वाला, समझ रहा? क्लियर है? तो बाबू ये सब सिखा दे रहे हैं, जहाँ 2-3 ठो लड़ा दो। देखो डेफिनेशन अब यहाँ 4 को रहेगा, 2-2 ठो लड़ा दो। लेकिन क्या फायदा है? एक को ठो नहीं रहता फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए 3 को लड़ाना, 1 को रहने देना। सुनो, जब किसी एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात का मान याद रखना बराबर होना चाहिए, तो परिपथ में इस स्थिति को जो बोले सच बोले, समझ में आया? कन्फर्म आया? हाँ, बराबर कब होगा वो भी बताएंगे, आगे बताएंगे, लेकिन इतना समझो बराबर जब होगा तब अनुनाद होगा। ये क्लियर हुआ? तो देखो अब क्या सच बताना, आई बराबर ई बटे जेड था। बोलो आई बराबर ई बटे जेड है। जेड को लिख सकते हैं हम रूट अंडर, सही है? यदि सुनना, यदि एक्सएल बराबर
XC हो तो I बराबर I मैक्स होगा, नहीं समझा? XL XC क्या हो गया? सोचो बराबर हो गया, कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ ये, तो जो बोलो करंट महत्तम चलेगा कि नहीं? इसीलिए I को मान लिया I मैक्स, मतलब मैक्सिमम करंट। इसीलिए बोलो ना, इसके जगह कितना? I बराबर E बटे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ये दोनों तो बराबर है, कितना हो जाएगा? मैं समझा? तो बोलो I मैक्स E बटे, थोड़ा अगर समझदार रहते एक स्टेप तौर पे, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो रूट अंडर R स्क्वायर, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, रूट स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है? याद रखना यही है अनुनाद का धारा। किसका? सोचो है तीन तीन ठो है, लेकिन विरोध खाली के एक ठो कर रही, दिख रहा? अब इससे ज्यादा सुख कहाँ बाबू, समझ में आया? तो यही अनुनाद। क्लियर है? अब नोट है, देखिए क्या है, बोल रहे हैं अनुनाद की स्थिति पर परिणिक प्रतिघात तथा द्वितीय प्रतिघात का मान। अभी तुरंत समझाए, ध्यान से देखो। अब क्या सच बताना, XL बराबर XC होगा? बोलना XL बराबर L ओमेगा पढ़ा था, XC बराबर 1/C ओमेगा। इस ओमेगा की इधर ले जाओ, L को इधर ले जाओ, ओमेगा इंटू ओमेगा 1 ओमेगा बराबर, समझा? 1 का रूट बाय रूट अंडर, ये निकला किस स्थिति पर? अनुनाद की स्थिति पर। अब सुनो, एक लड़का हमसे पूछा था सर कब XL XC बराबर होता है, जो भी पूछा था, अब हम बता रहे हैं जब कोणीय आवृत्ति का मान 1 बाय रूट अंडर LC के बराबर होता है तब XL XC। अब क्लियर हुआ? एग्जाम में पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या पूछा था? क्वेश्चन ऐसा था, अनुनाद की स्थिति पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? 4 को समीकरण दिया था और वहां लिखा था ओमेगा बराबर 1 बाय रूट अंडर E2। बुझ गया? याद रखना बाबू ये सब चीज। दूसरा बोल रहे हैं अनुनाद की स्थिति पर प्रतिबाधा का मान, अभी तुरंत प्रूव किए, रहती है 3 ठो, लेकिन विरोध सिर्फ करती है, तो ZR के बराबर हो जाता है। होता है कि नहीं? और उसके बाद अनुनाद की स्थिति पर परिपथ में प्रूफ भी कर दिया अभी, I मैक्स बराबर E बटे R। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है। ये भी BBI है, क्या है? लिख देते हैं, क्या है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह रहता है कि अनुनाद क्या है? अनुनाद क्वेश्चन मार्क, तो अनुनाद क्या है डेफिनेशन लिख दोगे। फिर पूछेगा अनुनाद की स्थिति पर क्या होती है, अनुनाद की स्थिति पर, तो बाबू ये सब नोट भी लिखोगे। सबसे पहले ये दोनों बराबर होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है। बुझ गया? हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जब हम लोग दिए थे कंपटीशन वाला एग्जाम, क्वेश्चन ये आया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ठो कथन दिया था, उसमें एक कथन था कि अनुनाद की स्थिति पर प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होती है, वही तो सही था। और 3 ठो गलत दिया होगा, ऑटोमेटिकली समझ जाओ। बुझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अनुनादी आवृत्ति, क्या है? समझो, ध्यान समझो बाबू। LCR श्रेणी क्रम परिपथ है, मान लो ये क्या है, जरा समझना। ये LCR श्रेणी क्रम परिपथ है। बोले इसमें AC जोड़े हैं कि नहीं जोड़े? कोई भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा है, सोचो AC जुड़ा तो इसका कुछ न कुछ आवृत्ति होगा कि नहीं? जैसे हम पढ़ाए थे भारत में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज वगैरह। तो सुनो, मान लो ये इसका कुछ आवृत्ति होगा, और मान लो क्या है, यहाँ पर अनुनाद हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी इस परिपथ में महत्तम धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी अनुनाद हो रहा है। तो जब अनुनाद होगा उस समय प्रत्यावर्ती धारा का जो भी आवृत्ति होगा, जो भी आवृत्ति होगा उसी आवृत्ति क्या कहेंगे? आसान सा डेफिनेशन है, क्या बोलेंगे? अनुनाद की स्थिति पर, किसके स्थिति पर? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के आवृत्ति को, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के अनुनादी आवृत्ति का। मैं समझा? कोई तकलीफ? बोलना रे। देखो अनुनाद की स्थिति पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति को, इसे
न्यू मतलब आवृत्ति, आर क्यों लगा मान लो, रेजोनेंस, आर मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी अनुनादी आवृत्ति। कोई तकलीफ? देखो अब याद करो अनुनाद की स्थिति पर, किसके? अनुनाद की स्थिति पर। कहाँ पर? कहाँ की स्थिति पर? बोलो अनुनाद की स्थिति पर कभी पढ़ा ओमेगा बराबर 1/√LC? सच सच बोलना, अभी तुरंत प्रूव करा। बोलो चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 न्यू, लेकिन न्यू के जगह क्या होगा क्योंकि अनुनाद ले रहे हैं। बोलो क्या लिखें? बोलो 1/, बोलो न्यू आर बराबर कितना होगा? यही निकल गया अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला। समझा? इसका SI हर्ट्ज, हर्ट्ज आवृत्ति है ना। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? क्यू गुणांक। क्या है? कौन गुणांक? समझो क्यू गुणांक क्या है, बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर होगा। बाबू क्यू मतलब है क्वालिटी। क्यू का मतलब है, क्यू का मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं गुणवत्ता। क्या कहते हैं? जैसे मान लो कोई भी एसी से चलने वाला डिवाइस है, जैसे मान लो जो फ्रिज है, क्या है? सच बताना, क्या दुनिया में जितना भी कंपनी फ्रिज बनाती होगी सबका फ्रिज एकदम बढ़िया होता होगा? ऐसा है? नहीं। बढ़िया फ्रिज जानते हैं किसको हम लोग मानते हैं? हम लोग उसको मानते हैं जिसका क्या हो, ठंडा भी बढ़िया करे और बिजली का खपत भी। अब इमेजिन करो ठंडा कर दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बिजली ले रहा है, तो बोलो अच्छा है? ठीक है, सुनो ना। तो होता है क्या है, जब कोई एसी बनता है या फ्रिज बनता है या टीवी बनता है तो उसको देखा जाता है चेक करके कि भाई इसका क्वालिटी कैसा है। इसका क्वालिटी, अगर क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्वालिटी इसका मतलब वो कम बिजली खपत करके ज़्यादा अच्छा से वो काम करेगा। तो बताओ अगर कोई भी खरीदे, जैसे मान लो हम ही एक तो फ्रिज खरीदे और इसका क्वालिटी अच्छा है, तो बताओ बिजली बिल कम उठेगा कि नहीं हमारा? तो बोलो हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं? और सोचो अगर हमारे लिए फ़ायदा है तो कंपनी भाई अच्छा चीज़ देगा, दाम भी तो अच्छा लेगा। तो पहले ज़माने में होता क्या था, अगर कोई अच्छा रहता तो उसका दाम ज़्यादा रहता था, लेकिन उसमें कोई रेटिंग उसमें रहता था, लिखा हुआ रहता था। जैसे क्यू गुणांक जो होता है, यही है क्यू गुणांक, क्वालिटी नापने का तरीका। अगर क्यू गुणांक का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छा, इसका मान कम तो कम। मान लो दो फ्रिज बना, क्या बना? दो फ्रिज देखने में सेम टू सेम है, देखने में सेम टू सेम है। दुकानदार बोला इसका 13,000 और इसका बोला 17,000। बोलो तुरंत दुकानदार बोलेगा काहे दियो तो एक रकम छो, सब कुछ ठीक एक छो, काहे एक दाम बेसी। अब इमेजिन करो दुकानदार उसको समझाना शुरू कर देगा कि इसका क्यू फैक्टर ज़्यादा है, क्यू गुणक ज़्यादा है, इसका कम। दिमाग नहीं खराब हो जाएगा उसका? होगा कि नहीं? इसीलिए आसान भाषा में समझाने के लिए इसको अब अलग तरीका कर दिया। आप देखिएगा जब भी कुछ खरीदिएगा, टीवी एसी वगैरह, उसके ऊपर देखिए कि स्टिकर लगा रहेगा जिसमें स्टार बना रहेगा। गौर करना, अगर मान लो 3 स्टार बना होगा तो क्वालिटी ठीक ठाक है, 4 रहेगा तो और अच्छा, 5 रहेगा तो सबसे अच्छा। याद रखिए 5 स्टार जिसमें रहता है वो सबसे कम बिजली खपत करता है। तो बोलो अब दुकानदार समझाएगा कि इसमें 3 स्टार बना है, इसमें मान लो 5 ठो बना है, क्या ठो बना है? तो दुकानदार उसको समझा सकता है कि इसमें ज़्यादा स्टार बना है तो इसका मतलब बिजली कम खाएगा। आसान तरीका समझा देगा। बोलो क्यू गुणांक समझ पाएगा वो? लेकिन ये समझ जाएगा तब क्या देने के लिए तैयार है कि नहीं? इसीलिए क्यू गुणांक का मान निकाल के कंपनी अब क्या करती है, उसमें स्टार मार्किंग करती है, क्योंकि सब कोई साइंस पढ़ा नहीं है बाबू, ताकि इसी को देख के समझ जाए ज़्यादा स्टार मतलब ज़्यादा बढ़िया। क्लियर है? खैर वो सब छोड़ो, अब समझो एक चीज़ बताओ। हम चाह रहे क्वालिटी अच्छा लाना, क्वालिटी, तो क्वालिटी अच्छा कब होगा? अनुनाद पर, क्योंकि अनुनाद में ही महत्तम मिलता है। बताओ महत्तम बहुत बढ़िया से काम कर सकता है कि नहीं? तो बताओ अनुनाद की स्थिति पर याद करो, प्रेरक कुंडली का वोल्टेज लो या संधारित्र का वोल्टेज लो बराबर होगा। बोलो क्यों? बोलो प्रेरक कुंडली वोल्टेज VL बराबर था I × XL,
और भी सी बराबर था आई इंटू, इतना तो पता है। बोलो अनुनाद में ये दोनों क्या होता है? अरे ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों भी बराबर होता है, तो इसको लो या इसको लो, बात बराबर। समझ में आया? तो अनुनाद की स्थिति पर आप क्या कीजिए, प्रेरक के कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टेज लीजिए या संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टेज लीजिए, दोनों में से कोई इसके एक का वोल्टेज लीजिए, ठीक है। और आप उसको भागा दे दीजिए किससे? प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टेज, जो निकलेगा उसी क्या बोलेंगे? क्यू गुणांक। क्या बोलेंगे? समझ में आया? और इसका मान अगर ज्यादा आया तो क्वालिटी अच्छा, कम आया तो खराब। आया समझ में? डेफिनेशन देखो, क्या हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं? अनुनाद की स्थिति पर, किसके स्थिति पर? प्रेरक कुंडली या संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता के अनुपात को क्यू गुणांक कहते हैं, इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। देखो, अनुनाद के स्थिति पर प्रेरक कुंडली या संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता के अनुपात को क्यू गुणांक कहते हैं, इसे क्यू द्वारा सूचित की जाती है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो क्यू बराबर, अब इसका वैल्यू निकालना बाबू। बोलो VL या VC दोनों में से आप कोई एक ठोलो। VL ले लिए बटे कितना? क्लियर है? अरे कोई भी लोगे आंसर सेम आएगा। बोलो Q बराबर VL है, I इंटू XL होगा। बोलो I इंटू आई गई, तो Q बराबर XL बटे R। XL को L ओमेगा लिख सकते हैं, बटे R यहाँ लिख भी देते हैं, चूंकि XL बराबर होता है L ओमेगा। याद करो, पढ़ाए थे। परंतु क्या अनुनाद की स्थिति पर, किसकी? अनुनाद के ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। पढ़ाए थे अभी तुरंत। इसीलिए बोलो, इसीलिए Q बराबर L बटे R इंटू ओमेगा है। ओमेगा की जगह इसको लिख दें 1/, तो बोलो Q बराबर L है, इसको लिखे √L इंटू √L बटे, बोलो 1/√LC है, इसको लिखे √L इंटू √C, √L। बोलो इस 1 को इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 1/√L/√C। Q बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/R√L बाबू, ये हो गया Q गुणन का फॉर्मूला। क्लियर है? तो याद रखना, कोई भी जब कंपनी में जब बनता है AC फ्रिज वगैरह सब, तो इसी फॉर्मूला में उसका वैल्यू रख के निकालता है Q गुणन का मान। हाँ, रेटिंग कैसे मिलता है? सबसे पहले क्या करेगा, जैसे मान लो कोई कंपनी, मान लो पैनासोनिक है, वो कोई फ्रिज बनाया, क्या बनाया? फिर एक संस्था रहता है जो कि ध्यान रखता है, सब स्टार रेटिंग देता है, ठीक है, सरकारी संस्था होता है, वहाँ उसका सैंपल भेज देगा। क्या करेगा? और सैंपल भेज देगा और वहाँ पर फिर इसका चेकिंग होगा। अगर चेकिंग होगा, अगर Q गुणन का मान ज़्यादा आएगा, क्या आएगा? तो बस उस कंपनी को एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप इस मॉडल में 5 स्टार लगा सकते हैं, लगाने लगेगा। लेकिन हाँ, सरकार इसके लिए वो पैसा भी लेती है चेक करने के लिए, वो सर्टिफिकेट के लिए, और सरकार पैसा लेती है, इसीलिए वो भी पैसा लेके थोड़ा महंगा में बेचता है।